स्टूडेंट, आज की क्लासेज में आपका स्वागत है। पेपर कोड 205 में आज का टॉपिक रहेगा व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी। शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है और शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के बीच का एक माध्यम है जो समाजशास्त्र और शिक्षा के बीच में शिक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनका स्वरूप निर्धारित करता है। सामाजिक प्रभाव और उनकी जो समस्याएं हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन करके उन समस्याओं को दूर करता है। उनमें शिक्षा को उचित माध्यम से विकसित करने में पर्याप्त सहायता देता है और इसके अभाव में शिक्षा को सामाजिक स्वरूप दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा के लिए शैक्षिक समाजशास्त्र अनिवार्य है। शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा और समाज के परस्पर प्रभाव का अध्ययन करती है कि समाज का शिक्षा के ऊपर और शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर रिसर्च करती है। चार्ल्स पेने और डीवी ने इस शैक्षिक समाजशास्त्र का विकास किया है। इसके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति समाज के संपर्क से ही ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी ओर शिक्षा ही व्यक्ति में सामाजिक चेतना उत्पन्न करके समाज को विकसित बनाती है। विद्यालय एक से सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक संस्था बोल सकते हैं इसको, एक लघु समाज भी हम विद्यालय को कह सकते हैं, क्योंकि विद्यालय के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे, विभिन्न संप्रदाय के बच्चे, लिंग धर्म के बच्चे आते हैं और वो अपने अपने कल्चर को आपस में शेयर करते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर एक लघु समाज का निर्माण हो जाता है। जितना हम सभी संप्रदायों में, क्षेत्रों में जाकर सीख पाते हैं, वही बच्चे एक कक्ष में एक छत के नीचे बैठकर पूरे समाज को सीख पाते हैं। कालांतर में विदेशी प्रशासकों, विशेषकर अंग्रेजों ने शिक्षा में परिवर्तन करके शिक्षा और समाज दोनों को क्षति पहुंचाई, जिसमें इनके परस्पर संबंधों को बहुत ही प्रभावित किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस टूटी श्रृंखला को जोड़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी हुआ। शैक्षिक जो समाज है उसका अर्थ और परिभाषाएं कुछ समाजशास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इनके बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें जॉर्ज पेने ने कहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनका अध्ययन करके शिक्षा में सामाजिकता का जो समावेश है उसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयत्न करता है। यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करता है और उससे यह रिजल्ट निकालता है, ये खोज करने की कोशिश करता है कि शिक्षा संबंधी जो महत्व हैं उनके ऊपर कितना जोर डाला जा सकता है, उनको कितना बढ़ावा मिल सकता है। यह शिक्षा और समाज के बीच एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करता है जो दोनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। एक और यह समाज के अध्ययन द्वारा शिक्षा की पद्धति और पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है, तो दूसरी ओर शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए समाज के विकास में सहायता देता है। ओटावे क्या कहते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रारंभ इस दृष्टि से होता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो समाज में होती है और इसका उद्देश्य और उसकी विधियां उस समाज की प्रकृति पर निर्भर करती हैं कि शिक्षा प्रदान करने वाला जो एनवायरनमेंट है, जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वो किस प्रकार का है। उसके अकॉर्डिंग ही उस शिक्षा के उद्देश्य और मेथड जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा समाजशास्त्र तथा उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में जिसमें दूसरे व्यक्ति और समूह सामाजिक व्यवहार के नमूने होते हैं, व्यक्ति की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है उनसे
कुछ निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आते हैं, जिसमें शैक्षिक समाजशास्त्र की ही भांति व्यक्ति और समूह के जो आपस के संबंध हैं उनको प्रभावित करने वाली सभी सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र में किया जाता है, परंतु साथ ही वह उनके शिक्षा संबंधी महत्व पर भी प्रकाश डालता है और इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज में मूल्यवान योगदान के लिए समर्थ होना जरूरी है। जो शिक्षा और समाजशास्त्र दोनों के घनिष्ठ संबंध से ये योग्यता प्राप्त की जा सकती है। इसमें सामाजिक जो प्रवृत्तियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, उस समाज की व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, और यहाँ पर उनका अध्ययन करके शिक्षा की किस प्रकार की पद्धतियाँ तैयार की जाएं, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके अन्य कार्यक्रमों को किस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए, इन चीज़ अर्थात इन सब कार्यक्रमों में शैक्षिक समाजशास्त्र सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर शैक्षिक समाजशास्त्र का जो क्षेत्र या विषय वस्तु है उसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे सामाजिक प्रक्रियाओं को शिक्षा कार्यक्रमों की ओर प्रभावित करना और सामाजिक विकास उसके ऊपर नियंत्रण करना और अच्छे जीवन और शिक्षा के लिए प्रयत्न करना, शिक्षा पर समाज के प्रभावों का अध्ययन और उसको उपयोगी बनाना, शिक्षक के सामाजिक स्तर, शिक्षक और छात्र के संबंधों में सुधार करना, स्थानीय समुदायों और सूचना और मनोरंजन के साधनों का अध्ययन करना। यहाँ पर शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और शिक्षा पर इसके कुछ प्रभाव हैं, जिसमें जो योगदान रहा है उसको किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा, इसके अंदर शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के बिना संपन्न नहीं हो सकती। इस दृष्टि से इसके द्वारा विभिन्न सामाजिक जो व्यवहार हैं उनका अध्ययन किया जा सकता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति किस प्रकार अंत्य क्रियाएं करते हैं, उस अंत्य क्रियाओं के अंदर किन किन वस्तुओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ सभी सामाजिक जो व्यवहार हैं शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो बिना शिक्षा के भी समाज में चलते रहते हैं। अतः शिक्षा द्वारा सभी सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार शिक्षा को एक विशेष दृष्टिकोण से ही शिक्षा मानना उचित होगा। जो शिक्षा के माध्यम से समाज के अंदर अनपढ़ व्यक्ति भी होते हैं, जो बिना शिक्षा के भी बहुत से कार्यों को एक अनुभव के द्वारा सीख लेते हैं और अनुकरण के द्वारा सीख लेते हैं। इसलिए संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र की दृष्टि से शिक्षा द्वारा विभिन्न सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि सभी सामाजिक व्यवहार शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते, यहाँ पर व्यक्ति जिन विशेष बाहरी प्रभावों अथवा सामाजिक वातावरण से प्रेरित होकर सीखता है, तदनुसार ही वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसे शिक्षा प्रक्रिया कहते हैं। और तब तक व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता और अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर लेता है, उसको हम शिक्षा नहीं कहते, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। यह प्रक्रिया सामाजिक संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है और समाज को भी विकसित करती है। दूसरा जो प्रभाव है इसका, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का जो उद्देश्य है, यहाँ पर शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और जीविका उपार्जन में सहायता प्रदान करती है और समाजशास्त्र की दृष्टि से शिक्षा में व्यक्तिक विकास की अपेक्षाकृत सामाजिक विकास को अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो एक व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को विकसित करे और वहाँ जो राजनीतिक सामाजिक जो परिवर्तन है उनका भी आपस में गहरा संबंध होता है, जिससे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होता है जो जनतांत्रिक जीवन के अनुकूल बन सके। क्योंकि हमारा देश जनतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है, यहाँ हमारा संविधान है वो लचीला है। हमारे उस लचीलेपन को देखते हुए हमारे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन किया जा सकता है, हमारे मेथड में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जिस प्रकार से एनवायरनमेंट चेंज होता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, उसी प्रकार से हम शिक्षा के पाठ्यक्रम, उसके उद्देश्य, उसकी विधियाँ, उनको भी चेंज कर सकते हैं।
तीसरा जो प्रभाव है यहाँ पर शैक्षिक समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम। इस शैक्षिक समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम के अंदर सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार इसको हम निर्धारित करते हैं। यह ऐसा इसलिए होता है कि सामाजिक नियंत्रण का जो माध्यम है उस पाठ्यक्रम को बनाया जा सके। पाठ्यक्रम विकसित और उदार होना चाहिए। इसमें छात्रों में जो सामाजिक आदर्श और मूल्य हैं उनके प्रति आस्था उत्पन्न होनी चाहिए। उन्हें सफल सामाजिक जीवन और विस्तृत नागरिकता के लिए तैयार किया जाए। उनके निजी लाभ और समस्याओं को ध्यान में रखकर योग्यता का विकास किया जाए। यहाँ पर पाठ्यक्रम में नमनीय होना चाहिए जिससे बदलते हुए समाज के साथ साथ उसमें हम कुछ परिवर्तन कर सके। ऐसे जो पिछली पीढ़ियाँ आगे वाली पीढ़ी से मिलती हैं तो एक बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। प्राचीनता को लेकर हम साथ साथ चलते हैं और नवीनता को भी अपनाते हैं, क्योंकि टेक्निकल युग में जो टेक्निकल शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए और बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर अपना जीवन यापन करने के लिए नवीनता को लाना अनिवार्य है। परंतु एक साथ हम प्राचीनता को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी के साथ समन्वय जरूरी है, तालमेल जरूरी है। पाठ्यक्रम में उन सभी व्यवसायों को सम्मानपूर्ण महत्व प्रदान करना चाहिए जो समाज में आवश्यक एवं उपयोगी समझे जाते हैं। शिक्षित व्यक्ति को किसी व्यवसाय के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, उसे श्रम के महत्व को समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर बल इसीलिए दिया था कि 14 वर्ष का जो बच्चा विद्यालय को छोड़कर बाहर निकले तो एक रोजगार परक व्यक्ति के रूप में बाहर निकले, वह रोजी रोटी कमा सके, छोटे छोटे उद्योग धंधों में कार्य कर सके। और इसी प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित करने की अपील की थी महात्मा गांधी जी ने कि विद्यालयों के अंदर जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कच्चे मटेरियल से एक अच्छी वस्तुओं का निर्माण करके बाजार में उनको बेचा जाए, ताकि उससे विद्यालय का खर्च, कच्चा मटेरियल खरीदने का जो पैसा है, जो अध्यापकों की सैलरी वगैरह है, उसके खर्च भी निकल सके। क्योंकि भारत लंबे समय तक विदेशों के अधीन रहा है, जिससे उसकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिसमें हम उच्च शिक्षा के बारे में सोच नहीं सकते थे। इसलिए जो बेसिक शिक्षा है वो निःशुल्क हो, अनिवार्य हो और एक रोजगार परक शिक्षा हो, इसी की अपील की गई थी। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षण विधियाँ। शैक्षिक समाजशास्त्र के अंदर जो शिक्षण के मेथड हैं उनको इस दृष्टि से निर्धारित किया जाए जिसके अंदर सामूहिक विचार विनिमय हो, व्याख्यान हो, सेमिनार वगैरह लगाए जाएं, जिससे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा हो और जो स्थायी ज्ञान प्राप्त किया जा सके। समाजशास्त्र और अध्यापक। अध्यापक का जो स्थान है वो शिक्षा के अंदर एक अहम स्थान है। शिक्षा चाहे बाल केंद्रित हो, परंतु फिर भी अध्यापक की गाइडलाइन और उसके दिशा निर्देश के बगैर बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। और समाज के अंदर भी अध्यापक का बहुत ही महत्व है। उसे गुरु का दर्जा श्रेष्ठ माना जाता है। उनके अनुसार जो समाजशास्त्र है वो एक सैद्धांतिक पक्ष है, जिन सिद्धांतों के ऊपर शिक्षा चलकर एक समाज का विकास करती है, छात्रों का विकास करती है। तो आगे जो शैक्षिक समाजशास्त्र है और शिक्षा के कुछ कार्य हैं जिसमें नवीन सामाजिकता का विकास है। अभी ऊपर बताया गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आगे बढ़ता रहता है और प्राचीनता को लेकर नवीनता को प्राप्त किया जाता है, जिसके अंदर आमूल परिवर्तन करके हम समाज को विकसित कर सकते हैं, जिसमें जो संकुचित धारणा है उसको का त्याग करके एक नवीन सामाजिकता को आधार बनाकर जो पूर्व में सांस्कृतिक आधार हैं उनसे अधिक दूर न होकर उनको भी अपनाते हुए नवीनता को अपना सकते हैं। उसमें विकसित समाज के गुणों का समावेश भी कर सकते हैं। संस्कृति का आत्मसाती। यहाँ पर सांस्कृतिक उत्तराधिकारी जो शिक्षा है, जो हमारी कल्चर है, हमारा जो सभ्यता है, वो शिक्षा का प्रभावशाली साधन है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा कल्चर चलता है वो हमारा एक इतिहास बन जाता है और आने वाली पीढ़ियाँ उस इतिहास को जब जानती हैं तो हमारे पूर्वजों का जो इतिहास रहा है उसको अपनाने के ऊपर अडिग रहती हैं और साथ साथ में
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से ये आवश्यक मानी जाती हैं कि इनमें किसी प्रकार की भी कोई गतिरोध या कोई सामाजिक विघटन न आ सके जिससे समाज कुंठित हो। इसलिए सांस्कृतिक आधार के ही प्रमुख होने पर जो सामाजिक विकास है वो रुक जाता है और जो प्रशासन है वो शक्तिशाली होकर कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चला जाता है जहाँ पर शिक्षा का कार्य सांस्कृतिक उत्तराधिकार के साधन को अधिक उपयोगी बनाते हुए उसमें अन्य सांस्कृतिक गुणों का समावेश हो सके। तीसरा है क्रियात्मक और रचनात्मक कार्य। अभी बताया आपको वही प्रैक्टिकल वर्क, बच्चों को इस प्रकार से कार्य करने सिखाए जाने चाहिए कि वह छोटे छोटे लघु उद्योगों में काम कर सके, बदलते हुए परिवेश में सामंजस्य और तालमेल बनाए रखे, एक प्रगतिशील विकासशील समाज में सहयोग प्रदान कर सके। जो हमारा समाज जनतंत्रात्मक है उन जनतंत्रात्मक दर्शन के प्रति अपनी आस्था के विकास में सहायता प्रदान कर सके। शैक्षिक समाजशास्त्र के कुछ दोष भी हैं, कुछ लिमिटेशन यानी कि कुछ सीमाएं भी हैं। हर कोई जो वाद होते हैं या फिर कोई भी शास्त्र होते हैं जहाँ उनके गुण होते हैं, लाभ होते हैं, थोड़े बहुत कमियां भी हो जाती हैं। शिक्षा के लिए जो सामाजिक आधार है निसंदेह बहुत ही उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता, परंतु शिक्षा विकास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है क्योंकि वहां पर दूसरी ओर जो आदर्श शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत करते हुए आदर्श समाज और सामाजिक जीवन के संबंध में कोई सुझाव नहीं देता। इसके अतिरिक्त जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो केवल सामाजिक अंग को ही महत्व देता है, वहाँ पर शिक्षा दर्शन से संपर्क स्थापित नहीं करता शैक्षिक समाजशास्त्र। इसलिए इसका अध्ययन जो है वो एकांगी है, उसमें सिर्फ एक अंग को कंप्लीट किया जाता है, जबकि शिक्षा सर्वांगीण होनी चाहिए, उसमें सभी अंगों का विकास होना चाहिए। यद्यपि हमारी जो शिक्षा है वो एक सीमा के भीतर ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इसलिए फिर भी हम कहेंगे कि जहाँ कहीं भी समाज के विकास की बात आती है तो शिक्षा महत्वपूर्ण है और शिक्षा के विकास की बात आती है तो शैक्षिक समाजशास्त्र उसमें बहुत ही उपयोगी है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो था व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।